हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज की वीडियो में फिर से हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ये है आपका पार्ट 3 ऑफ द बेस्ट पीवाईक्यू बाय टीसीएस। इसके अंदर फिर से मैं आपको सीआरपीएफ एचसीएम 2023 में जो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कराने वाला हूँ। और अगर आपने सीरीज के पहले 2 वीडियोस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख लो। ये सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी फॉर सेक्शन 1 ऑफ सीजीएल मेंस 2023। ठीक है, तो यार आज का पहला सवाल आपके सामने मैं लाता हूँ। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो बेसिकली इसमें आपको ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट का यूज करके आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया आपको सिंपली बताना है और किस इंफॉर्मेशन से आप ये चीज फाइंड कर सकते हो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप पहला स्टेटमेंट देखो तो आपको क्या गिवन है, दैट ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो देखो, अगर मेरे को ये एंगल पता होता है, जैसे मान के चलता हूँ एक साइड है 27 यूनिट की और एक साइड है 77 यूनिट की। ठीक है, तो अगर मुझे इनके बीच का एंगल पता होता, मान लेता हूं कि ये एंगल अगर होता 75 डिग्री, तब तो मैं इसका एरिया बता लेता। बट अगर वन एंगल यानी कि ये कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि बीच वाला एंगल ही हो। अब मान के चलो कि अगर ये वाला एंगल है 75 डिग्री, तब तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि फिर तो इनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है और उससे एरिया पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर दो एंगल मुझे पता होते, ठीक है, बाकी दोनों एंगल पता होते, तो भी तीसरा एंगल निकालकर एरिया हम लोग निकाल सकते थे। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पर केवल ये गिवन है कि दो साइड्स हैं और एक एंगल है, जरूरी नहीं है कि ये एंगल इनके बीच वाला एंगल हो, तो हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते। इसलिए स्टेटमेंट 1 से हम नहीं बता सकते कि एरिया क्या होगा। ठीक है, इसीलिए अब स्टेटमेंट 2 की तरफ आओ। तीन साइड्स गिवन है। अब तीन साइड्स अगर गिवन है यार, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप उसको निकाल ही लोगे। जैसे यहाँ पर तो आपको दिख भी रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 1/2 इंटू 18 इंटू 24 करोगे, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप चाहते, अगर यहाँ पर ऐसी साइड्स ना भी होती राइट एंगल ट्राइंगल वाली, तो भी आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते थे। ठीक है, तो जब भी आपको तीन साइड अगर पता है ट्राइंगल की, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर आप लोग आराम से उसका एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, पर अगर आपको दो साइड और एक एंगल पता है तो आप नहीं निकाल सकते। अगर आपको दो साइड और उनके बीच का एंगल पता है तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसीलिए इसका क्या आंसर होगा कि ओनली टू, केवल ये वाला ऐसा है जिसकी मदद से आप लोग एरिया बता सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको करवाया है और फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। आपको गिवन है कि एक 8 डिजिट का नंबर है जो कि 108 से डिविजिबल है। तो पहले तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। 108 बेसिकली क्या होता है, 12 इंटू 9। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर है 12 से भी होना चाहिए और ये 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि ये 27 इंटू 4 है, आप कैसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, अल्टीमेट बात ये है कि आपको इस नंबर को 9 से डिविजिबल करना ही पड़ेगा। और उसी के साथ साथ आप ये भी चाहोगे कि ये जो नंबर है ये आपका 4 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, तो 4 से पहले चेक कर लेते हैं। देखो आपको गिवन है क्या पर 9b0 है, तो इसका मतलब ये जो लास्ट वाला हिस्सा है b0, ये डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कब होगा, अगर मैं b को 0 ले लूं तो उससे फायदा नहीं है ना, क्योंकि आप तो चाहते हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर अपनी समझदारी से b को 8 ले लेता हूँ। क्यों, क्योंकि 80 वो मैक्सिमम चीज है। क्योंकि मैं यहाँ पर 9 तो ले नहीं सकता। अगर मैं 90 ले लेता, b को अगर मैं 9 लेता, वो 4 से डिविजिबल नहीं हो पाता ना, इसलिए मैंने b को 8 लिया है। अब हम देखते हैं कि हम इसको बाकी 27 से भी डिविजिबल कर सकते हैं, क्योंकि 4 से तो हमने इसको कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होगा। अब यहाँ मेरे पास है 1 एक, अच्छा अब 9 का मल्टीपल में देख रहा हूँ, तो इस वाले 9 को मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया। 7 और 5 12, 12 और 8 हो गया 20। ठीक है, 20 और 1 हो गया 21। तो आपके पास इधर आया 21 प्लस 1। तो आप मुझे बताओ कि ए की मुझे क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी। ऑब्वियस ही बात है कि ए को हमको 6 लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर 27 होगा। ठीक है, अब आप देखो कि इसकी वैल्यू वैल्यू क्या आएगी आपके पास, मैक्सिमम चाहिए ना। 7 इंटू 6 प्लस 3b, यानी कि 3 इंटू 8। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ गया 42 प्लस 24, यानी कि 66, विच इज द करेक्ट आंसर। तो यार ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ रहे हैं और आपको इनको करना आना चाहिए। ठीक है, अब यार ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में दम है। कई लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको समझना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बेसिकली हो क्या रहा है ये समझने अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या गिवन है क्वेश्चन में आपको कि एक पेंडुलम है जो कि 4 सेकंड में 6 बार स्ट्राइक करता है, और एक दूसरा पेंडुलम है जो कि 5 सेकंड में 8 बार स्ट्राइक करता है। अगर दोनों पेंडुलम ने सेम टाइम पर स्ट्राइक करना स्टार्ट करा, तो कितने क्लियर स्ट्राइक आपको सुनाई देंगे 1 मिनट के अंदर।
तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो। पता है क्या होगा, जैसे एक पेंडुलम ने स्ट्राइक करा, जैसे ये पेंडुलम है और इसने एक मूवमेंट पर यहाँ पे स्ट्राइक करा, ठीक है। अगर सेम मूवमेंट पर दूसरे पेंडुलम ने भी स्ट्राइक कर दिया तब आपको एक ही बार आवाज सुनाई देगी, ठीक है। तो ये जो काउंट होगा वो वेस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको करना है यहाँ पर क्या है, आपको ये पता करना है कि टोटल कितने होंगे दोनों के मिला के, ठीक है। उसमें से जो कॉमन है वो आप माइनस करोगे, क्योंकि आप उनको दो बार काउंट नहीं करना चाहते, ठीक है। तो टोटल जितने स्ट्राइक हुए उनमें से जो कॉमन स्ट्राइक थे सेम मूवमेंट पर वो आपको माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यार टोटल में कैसे निकालूंगा, जैसे आप ये देखो कि 4 सेकंड में 6 बार करा, तो पूरे 1 मिनट में कितनी बार करता, तो 6 × 15, क्योंकि 4 × 15 1 मिनट पूरा हो जाएगा। तो इधर आपके पास आ गया 90, ठीक है। तो मैंने लिखा 90 प्लस, अब इधर देखो 5 सेकंड में 8 बार करा, तो 5 × 12 60 हो जाता, तो 8 × 12 कितना हो जाएगा 96, ठीक है। तो इतने तो टोटल हुए, पर जो मेरा आंसर होगा वो इससे कम होगा। कितना कम होगा, अब ये देखो कि इनका एलसीएम क्या आएगा। जैसे आप ये देखो कि एक स्ट्राइक कितने में हो रहा है, तो आपने बोला यार कि जो एक स्ट्राइक है वो हो रहा है 4/6 सेकंड में, ठीक है। और इधर जो एक स्ट्राइक है वो कितने में हो रहा है 5/8 सेकंड में। इनका मुझे एलसीएम निकालना है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा, इनका एलसीएम आपको दिख रहा है कि ऊपर वालों का ले लो यानी कि 20 डिवाइडेड बाय नीचे वालों का एचसीएफ जो कि है 2, तो आपके पास आ गया 10 सेकंड, ठीक है। कितना आ गया आपके पास 10 सेकंड्स आ गया। तो इसका मतलब यार ये होगा कि 60 सेकंड में जो कॉमन स्ट्राइक्स होंगे वो कितने होंगे। अगर एक स्ट्राइक 10 सेकंड बाद हो रहा है तो 60 सेकंड में कितने होंगे। अब कुछ लोग का आंसर यहाँ पर होगा 6, पर वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यार एक स्ट्राइक स्टार्ट में भी तो हो गया। अगर एक स्ट्राइक स्टार्ट में भी हो गया तो 6 और 1 7 होनी चाहिए ना, तो 7 कॉमन स्ट्राइक्स हुए। यहीं पर बहुत लोग गलती करेंगे, वो इसको 7 ना करके 6 कर देंगे, ठीक है। अब करेक्ट आंसर क्या होगा 90 + 96 - 7, ये है आपका करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व कर लो, 186 - 7 आपके पास आ जाएगा 179, ये है करेक्ट आंसर। तो यार मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला सवाल ये है, देखो इसको कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो जब भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा पेशेंस रखा करो। अब क्या गिवन है आपको कि एक ट्रायंगल है एबीसी, तो पहले नॉर्मल से एक ट्रायंगल बनाओ एबीसी। फिर आपको क्या गिवन है कि AB बराबर 10 है, AC बराबर 12 है, और AB पर एक पॉइंट D लिया गया है सच दैट BD बराबर 5 है, ठीक है। इसका मतलब जो डी पॉइंट है इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, तभी तो हो सकता है। इधर ये भी 5 ये भी 5, ठीक है। अब जो CD है वो परपेंडिकुलर है AB के, तो इससे आप लोग क्या समझे, अगर ये परपेंडिकुलर है और ये अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो वो तभी हो सकता है ना यार जब BC साइड भी 12 हो, क्योंकि जो यहाँ पर मिड पॉइंट है वो ऑल्टीट्यूड बेसिकली कब बन जाता है, तब बनता है ना जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। इसीलिए मैंने निकाल दिया कि BC बराबर 12 है, ठीक है। आगे मुझे क्या गिवन है, आगे मुझे गिवन है कि DE इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू AC, तो मैंने एक DE बनाया परपेंडिकुलर टू AC कटिंग AC इन E। तो ये आपका कौन सा पॉइंट होगा, थोड़ा यहां पर मैं इसको ड्रॉ करता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। ये D पॉइंट है ना, तो ये DE आपका होगा ऐसे, ये है आपका E पॉइंट, ठीक है। थोड़ा और क्लैरिटी बनाने के लिए अच्छे से ड्रॉ करता हूं मैं इसको। ये है आपका DE, अब ठीक है ना। और तो कुछ ये भी नहीं था, कटिंग AC इन E so that the quadrilateral BCED, ये है BCED has 2/3 the area of triangle ABC। तो C की लेंथ क्या है ये आपको बताना है। तो यार ध्यान से हम लोग समझते हैं कि जो स्टेटमेंट गिवन था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED, ये आपको गिवन है कि कितना है 2/3 है। अब यार इस चीज को आप लोग समझो कि क्या मैं BCD का एरिया निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि इधर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस वाले हिस्से का एरिया मैं इसको शेड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसका एरिया क्या मुझे बता सकते हो, एक 5 है आपके पास, एक इधर 12 है, ठीक है। और यहाँ आपको गिवन है कि एक राइट एंगल है। अच्छा यार इस क्वेश्चन को मैंने ट्राई करा और मुझे एक चीज समझ में आई कि शायद इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे आप ये सोचना, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ अभी तक क्या करा है हमने, कि ये 5 था BD और ये AD भी 5 था, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर था। तो आप ये बताओ कि क्योंकि आइसोसेलेस है तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होना चाहिए, ठीक है। इधर आप देख रहे हो कि ट्रायंगल BDC में मेरे पास एक 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला 90 है, इधर ये वाला 90 है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स बन गए ना। तो यार मैं कह सकता हूँ कि जो ट्रायंगल AED है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल BDC के।
बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से सिमिलरिटी लगा के 90 के अपोजिट है 12, तो 12 बटे यहाँ 90 के अपोजिट है AD जो कि 5 है, किसके बराबर होना चाहिए? इस ट्रायंगल में इस थर्ड एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है? थर्ड एंगल के अपोजिट आपको दिख रहा है कि ये है BD जो कि 5 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर थर्ड एंगल कौन सा होगा? ये वाला, इसके अपोजिट क्या है? AE है। तो इस हिसाब से तो AE की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 25 डिवाइडेड बाय 12 इतनी आनी चाहिए, जो कि 2 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है। और इस हिसाब से जो CE है वो तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, 12 माइनस 2 पॉइंट समथिंग। तो इस हिसाब से तो आंसर मेरे हिसाब से 10 होना चाहिए, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि कुछ गलत है इसमें, क्योंकि इसका तो यूज हुआ ही नहीं, ये जो स्टेटमेंट था इसका यूज ही नहीं हुआ। तो आप लोग इसको प्लीज चेक करना और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या मैंने गलत करा है या फिर इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं आजकल एग्जाम में, और ये भी आपको आना चाहिए। A and B entered into a partnership by investing their capitals in the ratio 2:3 and 4:9। तो सबसे पहला काम तो इस क्वेश्चन में यही करना है कि इनको परफेक्ट बनाना है। आप इसको इंटू 9 कर दो, ठीक है। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6, यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 6:4 इनका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? या फिर मैं कह सकता हूँ कि 3:2 है, ऐसे लिख लो, ठीक है। 3 और 2। अब क्या हुआ कि 3 महीने बाद ए ने अपनी कैपिटल बढ़ा दी 33 1/3% से, तो 3 महीने तक तो यही कैपिटल थी, तो मैंने इंटू 3 कर लिया, ठीक है। या फिर 3 महीने का मतलब एक साइकिल होता है, तो मैंने इंटू 1 कर लिया। उसके बाद कैपिटल हो गई 4, ठीक है। तो 9 महीने बचे, यानी कि उसमें 3 साइकिल आ गई, ठीक है। यहाँ पर कितनी, यहाँ पर जो कैपिटल थी वो 50% बढ़ गई, यानी कि 3 बन गई। तो अब इसका टोटल कर लो, तो 3 और 12 कितना हो जाएगा? 3 और 12 हो गया 15, 15 रेशियो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 और 9 यानी कि 11। तो 15:11 हमारे पास रेशियो आया है, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है कि ए का शेयर कितना होगा अगर इतने लाख का टोटल प्रॉफिट है तो सिंपल सी बात है कि 26 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 36.4। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी एक बार, क्या फिर बचा कितना? 104, जो कि जाएगा 4 बार, ठीक है। तो 1.4 मुझे क्या बताना है? ए का शेयर यानी कि 1.4 इंटू 15, जो कि कितना आएगा? जो कि आपके पास आ जाएगा 18, है ना। चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। नहीं नहीं, गलत कर दिया, 21 आएगा ना, हाँ 21। अब ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को देखो, एक इलेक्शन हुआ दो कैंडिडेट्स के बीच में, जिसमें 10% ऑफ टोटल वोटर्स इन अ टाउन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, ठीक है। 15% वोट जो कि डाले गए वो कि इनवैलिड थे, और विनिंग कैंडिडेट को 58% मिला ऑफ द वैलिड वोट्स, और वो इतने वोट से जीता। तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने थे ये आपको बताना है, ठीक है। तो यार इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आया कि जो विनिंग कैंडिडेट था उसको 58% किसके मिले? वैलिड वोट के। तो जो बाकी के 42% होंगे वैलिड वोट के, वो मिलेंगे किसको? जो कि सिंपली लूजर था। तो जो 16% है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4896। यहाँ से 1 की वैल्यू फाइंड कर लो। 1% की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? पहले ये जाएगा 3 बार, फिर ये जाएगा 0 टाइम्स, फिर जाएगा 6 बार, ठीक है। तो 30600। अब पता है बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसको टिक कर दिया होगा, पर ये गलत है। करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग के स्टार्ट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन में आपको कि 6 लोग हैं जो कि ताजमहल जा रहे हैं ऑन डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन सैटरडे, ठीक है। तो बीच में कोई गैप नहीं है और ऑर्डर इनका अलग अलग होने वाला है, वो तुमको पता ही है। एम जो है वो ताजमहल को जाएगा इमीडिएटली बिफोर एस। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं एम को यहाँ लिख दूँ, एस को ऐसे लिख दूँ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्यू गोज टू द ताजमहल और थर्सडे, तो मैं काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो थर्सडे को कौन गया? थर्सडे को गया क्यू, ठीक है। तो मैं लगा क्यू। इसके बाद क्या गिवन है? नंबर ऑफ पीपल हु गो टू द ताजमहल बिफोर एस इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल हु गो टू द ताजमहल आफ्टर क्यू। तो क्यू के बाद 2 लोग जा रहे हैं, तो एस से पहले भी 2 लोग जाएंगे, तो एस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एम एस से जस्ट पहले, तो एम आ गया यहाँ पर। और क्या है हमारे पास? एन गोज टू द ताजमहल इमीडिएटली बिफोर आर, तो वो यही पॉसिबल हो सकता है, आर अगर यहाँ पर हो, ठीक है। अच्छा, एन यहाँ पर हो तभी पॉसिबल हो सकता है, और आर हो गया यहाँ पर। बचा हुआ पर्सन को यहाँ पर बिठा दो, कौन बच गया? पी बच गया, पी यहाँ पर आ गया। मुझे क्या बताना था? ओनली 2% ग्रुप ताजमहल बिटवीन पी एंड क्यू, बिल्कुल ठीक है। तो पी कब जाता है? मंडे को जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। इसमें देखो क्या करोगे, यहाँ पर यार एरोज का मूवमेंट हो रहा है, सही कर रहा हूँ मैं? पहले ही इसमें था 2 एरो 90 डिग्री वाले, फिर इसमें आया, फिर इसमें, तो इस वाली शेप में इसमें होगा, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों तो वैसे रूल आउट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रायंगल वाले को देखो, रोटेट हुआ फिर रोटेट हुआ,
तो फिर से अगर एक बार रोटेट में करूँगा तो उधर चला जाएगा, इसका मुंह इस तरफ होगा, इसीलिए ये है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है बताओ। तो इसको बहुत ऑब्जर्व करने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो चीज यहां पर है, जो भी चीज टॉप राइट कॉर्नर पर है वो फ्लिप होके नीचे आ रही है। टॉप राइट कॉर्नर वाली चीज क्या हो रही है, फ्लिप, और वो आ जा रही है नीचे यहाँ पर। जैसे आप देखो एन था फ्लिप होके यहाँ आ गया, एस था फ्लिप होके यहाँ आ गया, तो ये जो एरो था ये भी फ्लिप होके नीचे आ जाएगा। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसमें एरो फ्लिप होके ऐसे आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है, बचे दो ऑप्शन। अब ऑप्शन 2 क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप ये देखो ना, जो चीज यहाँ पर है उससे डिफरेंट चीज यहाँ पर है, जो चीज यहाँ पर है उससे डिफरेंट चीज यहाँ पर है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि एक न्यू एलिमेंट ऐड हो रहा है। और क्या ये न्यू एलिमेंट है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो एरो पहले से ही था, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें सर्किलिंग नया एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो ऐसे लॉजिक भी एग्जाम में होते हैं जिसमें आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए, पर आपको अपना ब्रेन लगाना है। ठीक है, अब इस सवाल को देखो, 9 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लिव टुगेदर, जी इज डीज ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो इसको आप कैसे शो करोगे, आपने ऐसे शो करा कि जी यहाँ पर, फिर ऐसे, फिर एक स्पेस छोड़कर, थोड़ा मैं ज्यादा स्पेस लेता हूँ वरना जगह कम पड़ जाएगी। जी को हम शो करते हैं यहाँ पर, उससे नीचे कोई और होगा और उससे नीचे होगा डी। ठीक है, ग्रैंड डॉटर तो हमने माइनस साइन यहाँ पर शो कर दिया। सी हैज 2 daughters एंड 1 son, अच्छी बात है। आई इज द फादर ऑफ एच एंड सी इज सन इन लॉ, बी इज द मदर ऑफ जी। तो इससे भी ऊपर कौन है, इससे भी ऊपर जी इज डी इज ग्रैंड डॉटर, तो सॉरी मैंने इसको अपोजिट लिख दिया, यहाँ पर आपका आएगा जी। ठीक है, वही मैं सोचूं कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर आएगा जी और ऊपर आएगा डी। ठीक है, अब देखो, सी हैज 2 daughters एंड 1 son, आई इज द फादर ऑफ एच, सी इज एंड सी इज सन इन लॉ, बी इज द मदर ऑफ जी। यानी कि यहाँ पर जो पर्सन है वो या तो बी हो सकता है या फिर बी का हस्बैंड हो सकता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई, बी इज मदर ऑफ जी, सी इज एफ फादर, ई इज द सिस्टर ऑफ ए एंड एफ, बी इज मैरिड टू एफ, ए इज एच एस मदर, हाउ इज सी रिलेटेड टू जी। तो यार मैं मान लेता हूँ कि जो बी है, ठीक है, यहाँ पर क्या गिवन था मुझे, हस्बैंड वाइफ के बारे में कुछ गिवन था ना, बी इज मैरिड टू एफ। अच्छा, इसमें हस्बैंड वाइफ होने ये नहीं पता, तो मान लेता हूँ कि एक बार के लिए बी ये है जो कि फीमेल है। ठीक है, बी इज द मदर ऑफ जी, ये मैंने एस्टेब्लिश कर दिया। अब बी इज मैरिड टू एफ, तो मैं ऐसे एफ को शो कर लेता हूँ यहाँ पर, दोनों मैरिड है तो एफ आपका मेल होगा। ठीक है, सी इज एफ फादर, तो इससे ऊपर यहाँ पर सी आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या गिवन है, और इसके रिगार्डिंग हमारे पास क्या है, हाउ इज सी रिलेटेड टू जी। तो यहीं से ऑप्शन आपको दिख रहा है कि जो सी होगा वो जी का कौन हो जाएगा, पैटर्नल ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर। इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि जो सी है वो कौन है, मेल या फीमेल। ठीक है, ये भी चीज क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि आपको गिवन था क्वेश्चन में कि सी इज एप्स फादर, तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए। ठीक है, तो सी जो भी होगा वो ग्रैंड मदर तो हो ही नहीं सकता, ये चीज तो क्लियर थी पहले से, इसलिए ऑप्शन ये आपका हो गया करेक्ट। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप पूरी चीज को एस्टेब्लिश ही कर पाओ तभी आप आंसर बता पाओगे, अगर आपने इतना भी करा होता तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर जान नहीं होते। ठीक है, अब इस सवाल को देखो कैसे करोगे इसको। देखो यार, ये वो क्वेश्चन है जिसको करने में बहुत समय लग जाएगा, भले देखने में आपको आसान लग रहा हो, पर इसमें बहुत सारी चीजें करवाई जा रही है। वो क्या है कि एक बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग आपको दे दी नंबर्स की, उसमें बोला गया कि इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है स्टार्टिंग के हाफ को, और जो बाकी के हाफ है उनको आपको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कौन सा नंबर 10th में आएगा ऑफ द लेफ्ट ऑफ 24th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। फिर बहुत ही ध्यान से हमको इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा सही में। पर एक चीज जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं टोटल काउंट कर लूँ, अगर मैं टोटल काउंट कर लूँ तो मैं देखता हूँ कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, तो टोटल 32 है। यानी कि स्टार्टिंग के जो 16 है, ठीक है, वो किस ऑर्डर में अरेंज होने वाले हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, और जो आखिरी के 16 है वो अरेंज होने वाले हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब ऐसे समझो कि इधर के जो 16 एलिमेंट है और इधर के 16 एलिमेंट है। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि कौन सा नंबर 10th में आएगा लेफ्ट के उसके, जो कि 24th है फ्रॉम द लेफ्ट। अब ये देखो यार कि इधर 16 कंप्लीट हो गए, तो इधर जो 8th मेरे पास आया, इस वाली सीरीज में जो 8th आया वो 24th हुआ लेफ्ट से, बिल्कुल हुआ। ठीक है, अब इसके अगर मैं कितने लेफ्ट में जा रहा हूँ, इसके मैं 10th टू द लेफ्ट जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कहां पर आया, आप ये समझना, अगर मैं इससे 8 लेफ्ट में आता, ठीक है, तो मैं इस लास्ट एलिमेंट पर होता। सही कह रहा हूं मैं,
अगर मैं से 8 लेफ्ट में आता तो मैं इस लास्ट एलिमेंट पर होता, ठीक है। अगर मैं से 10th लेफ्ट में आया हूँ तो मैं कौन से एलिमेंट पर होगा, 8th, 9th और 10th, यानी कि जो भी यहाँ पर थर्ड लास्ट है पहली सीरीज का वो मेरा आंसर है। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, वो मेरा आंसर है, ठीक है। अब इसका थर्ड लास्ट कौन सा होगा, इसको हमने अरेंज करा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो मुझे ये देखना है कि इनमें से स्टार्टिंग की जो वैल्यूज है, स्टार्टिंग की 16 काउंट कर लेता हूँ फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि यहाँ तक मैं, मुझे देखना है कि थर्ड लास्ट कौन होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा, 9, इसको हटाया मैंने, उससे उसके साथ एक और 9 है, बिल्कुल है, ठीक है। क्या मेरे पास एक और 9 है, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास यहाँ पर केवल 2 9 थे, यानी कि ऑटोमेटिकली जो थर्ड लास्ट आएगा वो कौन हो गया, 8, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जरूरी नहीं है कि आप इसको अरेंज करके ही लिखो फिर आप कर पाओ क्वेश्चन को, थोड़ा दिमाग अगर लगाओगे कि कौन सी पोजीशन कहाँ आएगी तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो यार आज का सेशन इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय एंड टेक केयर।